हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर एक रोष है और पूरा भारत इस समय सोच में डूबा हुआ है कि आए दिन हमारे सैनिक मारे जाते हैं, आए दिन हमारे सैनिक शहीद होते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में समाज सेवी अशोक अज्ञानी जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अज्ञानी जी, जिस तरीके से पूरा भारत आज शोक में डूबा हुआ है और अभी कुछ ही दिन हुए कि 21 हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके साथ में एक हमारे कमांडर भी शहीद हुए। सर, क्या कारण है जबकि भारतवर्ष को पता था कि आए दिन चीन इनको आंखें दिखा रहा है और इन्होंने कोई पहला कदम नहीं उठाया? देखिए, मैं सबसे पहले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं सबसे पहले एक बात ये कहूँगा कि मुझे अभी तक मैं पूरे इंग्लैंड में होने के समाचार देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं भारत, इस घटना के ऊपर आज 3-4 दिन हो गए घटना को बोले, अभी तक किसी भी पड़ोसी देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का कोई भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि जो भारत के सिंपैथी में हो और चीन की मुखालफत करता हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जितने भी भारत की बॉर्डर से लगे हुए जितने भी मुल्क हैं, किसी के भी राष्ट्राध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, किसी ने भी इस घटना का निंदा नहीं की है, चीन की निंदा नहीं की है। और दूसरी बात ये कि ये जो घटना हो रही है उसको 40-45 दिन तो हो गए थे अभी फिलहाल में करंट में कि जो ये घटना चल रही थी और सरकार पता नहीं क्यों आके मूंद करके बैठी हुई थी। लेकिन इससे पहले अभी आप देखो कि लगातार पिछले बहुत वर्षों से, अनेक वर्षों से लगातार चीन की सीमा पर लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं लगातार होती है। यहाँ तक कि जो हमारा समुद्री इलाका भी है वहां पर भी चाइना ने बहुत ज्यादा आगे तक अपनी वो पकड़ बना ली है, अपने बेड़े भेज दिए हैं। हमारी सेना के जो अरुणाचल का खासतौर से इलाका है, यहाँ पर पहले से ही खबर आ रही थी, 2-3 साल पहले से ही खबर थी कि वो बहुत आगे तक बढ़ चुका है, चाइना अंदर आ गया है, हमारे अरुणाचल का बहुत सारा इलाका कब्जा कर लिया है। अभी वो सिक्किम की तरफ से कब्जा करने की कोशिश में है कि सिक्किम की तरफ से ये लद्दाख का जो इलाका है, इस इलाके पर उसकी पूरी तरह से नजर है। और दूसरी तरफ ये कि पिछले 4-5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री स्वयं करीब 18 बार जाकर के वहां पर भारत में, चाइना में और चाइना के बाहर दूसरे देशों में चीन के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और उसके बावजूद भी जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस 1967 का एक्सपीरियंस है, 1967 का एक्सपीरियंस है चीन के साथ, उसके बावजूद भी हमारी जो ये मौजूदा सरकार है, जिसको कि लग रहा था कि बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री है, ताकतवर प्रधानमंत्री है, सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री है और मजबूत सरकार है, तो इससे ऐसा लग रहा था कि शायद चाइना पे कुछ अंकुश लगेगा और चाइना के ऊपर ये विश्वास नहीं करेंगे। और लेकिन इनको विश्वास का इन्होंने किया और वो विश्वासघात हमें आज भुगतना पड़ा। हमारे 20 सैनिक यहाँ से चले गए, हमें शहीद हो गए। और दूसरी बात ये कि कोई भी इस तरह की कार्रवाई अभी तक भारत सरकार ने नहीं की है, ना तो वहां पर कोई वापस उनके ऊपर कोई अटैक करने की बात है, एक्शन करने की बात है चाइना की सेना के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी इनका कोई मजबूत बयान नहीं आ रहा है किसी भी प्रवक्ता से लेकर के। और दूसरी बात ये कि ना ही उनके ऊपर अभी तक भारत सरकार ने कोई भी जो बिजनेस के ऊपर, जो व्यापारिक जो उनके ऊपर निषेध करना चाहिए, उसके ऊपर भी इनके कोई बयान सरकार के नहीं आ रहे हैं, जबकि जनता बहिष्कार की मांग कर रही है चाइना के ऊपर। तो ये बड़ी दुखद घटना है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि ये बड़ी दुखद घटना हुई है और भारत सरकार को इस पे ताकत से आगे बढ़ना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा। सर, जिस तरीके से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और व्यापार का सामान का आदान प्रदान हो रहा था, क्या उस समय नहीं लगता था कि भारतवर्ष के अंदर इस तरीके की घटना होने जा रही है? और ये सर आवाम को पता था और जो कि नेता नहीं है, जो आवाम यहाँ की, उनको, जनता को ये पता था ये होने जा रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठी रही। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है कि एक तरफ तो व्यापार भारत के साथ लगातार उसका चाइना का हो रहा है और दूसरी बात ये कि पिछले कई
वर्षों से लगातार, जैसे डोकलाम भी हुआ लास्ट ईयर हुआ, और लगातार वहां पे टेंशन बनी हुई है। ऐसा नहीं कि अचानक से होने वाली कोई घटना हो गई है कि अचानक वहां पे चाइना ने वहां पर इस तरह से कर लिया। वहां के उनके बंकर बने हुए हैं, वहां पर उनकी फौज आई हुई है, उनके टैंक आए हुए हैं, उनके तमाम जो तोपें आई हुई है और उनके ट्रक वगैरह सैनिक भारी संख्या में है। तो क्या भारत सरकार और आंख मूंद करके बैठी हुई है? और दूसरी बात ये कि जो सैटेलाइट से लगातार वहां पर देखा जाता है कि सैटेलाइट से तो एक सेकंड की खबरें मिलती है, तो भारत सरकार की जो सैटेलाइट जो चैनल है जो उनको मॉनिटर करते हैं, वो कहाँ चले गए? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ पर चली गई कि अचानक से ये घटना हो रही है? तो ये तो सरकार का फेलियर है, पूरी तरह से फेलियर। क्या मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ ये कि इस सरकार की जो मौजूदा सरकार है, इसके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने हैं, इंडस्ट्रीज का घराने हैं, जो इनके साथ ही हैं, और उनका जो चाइना में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और उनकी कारखाने फैक्ट्रियां वहां पर लगे हुए हैं चाइना में, जहाँ से वो वहां से अपना माल वहां बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और भारत में ला करके बेचते हैं। तो इन हालातों में इस सरकार को बहुत मुश्किल है कि किसी भी तरीके से इसके ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने और चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई करना, क्योंकि चाइना, अभी एक रिपोर्ट आ रही थी, चाइना ने तमाम देशों को, जितने भी, मैं कह रहा हूँ बार बार, एशिया के किसी भी देश ने जो भारत की बॉर्डर पे लगे हैं, और अमेरिका को छोड़ करके बाकी किसी भी देश ने अभी तक इस जो अटैक हुआ भारत की सेना के ऊपर 20 शहीद हुए हैं, मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा कि किसी ने इसका विरोध किया हो और इसके चाइना के खिलाफ बोला हो। और वो भी अमेरिका का 3 दिन बाद स्टेटमेंट आया है आज कि भाई इसके ऊपर उन्होंने वो दबे शब्दों में कहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि चाइना की जो शक्ति पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और हमारे सबसे दुखी बात हमारे लिए ये है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो बिल्कुल भी कान में बिल्कुल तेल डाल करके बैठे हैं। इस घटना पे चाइना के खिलाफ उन्होंने ना तो कोई निंदा की है इस घटना की, और ना ही हमारे शहीदों को अभी तक किसी ने श्रद्धांजलि। ये बड़ी अफसोस की बात है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। जो पड़ोसी देश है उन्होंने भी एक भी बार संवेदना प्रकट नहीं की है। सर एक जो भारत का पड़ोसी देश है जहां रोटी और बेटी का रिश्ता होता है, नेपाल भी सर इस समय नेपाल देश आंख दिखा रहा है, जबकि कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नेपाल की बड़े पैमाने पर हेल्प की थी, सहायता की थी। हाँ देखिए, यही एक बात है कि जो पारंपरिक रिश्ते हैं, मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि भाई जो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं उसके साथ बेटी रोटी का रिश्ता है। सीता जी का वो मायका है, सीता जी और राम की जो एक ऐतिहासिक, चाहे वो किसी भी उसमें धार्मिक उससे लोग, लेकिन उसके साथ एक संबंध है, बुद्ध के साथ हमारा संबंध है। बुद्ध वहां पर है, चाइना में है, वो नेपाल में है, और बुद्ध भारत का एक बहुत अभिन्न अंग है। और हमारे वाल्मीकि जी भी आश्रम थी नेपाल में, अभी हमें खबर मिली कि वाल्मीकि जी का भी आश्रम, जहाँ पर उन्होंने रामायण का ग्रंथ वो लिखा, जो भी चीजें की, वो भी वहीं पर है, नेपाल में है। और दूसरी बात ये कि आज तक नेपाल में कोई हमारा कोई पासपोर्ट लागू नहीं है, जबकि अलग देश है वो, और नेपाल के लोग यहाँ पे आके बहुत भारी संख्या में रोजगार करते हैं, काम करते हैं, और उनको कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझा गया, उनको बराबर भारत सरकार यहाँ पर पूरा सम्मान देती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाकर के कुछ मदद करके आए थे, आर्थिक मदद, लेकिन उसके बावजूद वहां पे चाइना में अभी पता चला कि वहां 26 अरब नेपाली रुपया उसके उन्होंने मदद की है, उसको पैसा दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और पूरे नेपाल में रोड कायम कर रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। वहां पर नेपाल में सबसे टूरिज्म बहुत बड़ा, बहुत भारी टूरिज्म है, टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं। तो इस एक तरह से चाइना के दबाव में नेपाल अभी अपने पूरे पारंपरिक और अपने धार्मिक और अपने सांस्कृतिक रिश्तों को भूल करके, और अब वो चाइना भी आगे दिखा रहा है। हमारे 3 जो उन्होंने नया नक्शा पास किया, उनके दोनों सदनों में नक्शा पास हो गया। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार की जो कूटनीति है, और जो वो अपने राजनीतिक तौर पर उनसे इस बात को रोकने में, बातचीत के द्वारा, कूटनीति के द्वारा उसको रोकने में, इसको बड़े सवाल को रोकने में, नक्शे को रोकने में नाकाम रहे भारत सरकार, नाकाम। नेपाल की जो संधि हुई थी उस समय, जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय जो संधि हुई थी सीमा की, तो वो इलाके भारत में थे। आज नेपाल ने उनके ऊपर अपना दावा ठोका है। तो ये सबसे खतरनाक बात
बात है कि एक तरफ नेपाल जैसा देश जो कि पूरी तरह भारत से निर्भर था, उसके तमाम नागरिक, उसकी आंखें खुलती थी, पैदा होता था बच्चा तो भारत में अपना रोजगार देखता था, अपना भविष्य देखता था नेपाल का। आज वो अपने सब चीजों को भूल करके भारत की आत्मनिर्भरता पे भूल करके आज नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में भारत के खिलाफ उसने इस तरह की ये बड़ी घटना की, छोटी घटना नहीं है कि हमारे जमीन को अपनी जमीन बता रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से ऑलरेडी हमारी लड़ाई चल रही है, तो और चाइना हमारे खिलाफ हो गया है और श्रीलंका की आवाज नहीं आ रही है, उधर ये अपना जो बांग्लादेश है उसकी आवाज नहीं आ रही है। तो भारत को घेरने की सबसे बड़ा संकट आज ये आ गया है। पॉलिटिकल राजनीतिक जो हमारी विदेश नीति सामने लग रही थी बड़ी मुखर है, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 5 साल में कुछ किया हो ना किया हो, पूरी दुनिया में जा करके उन्होंने लोगों से मिले हैं, राष्ट्रपतियों से मिले हैं। तो ऐसा लग रहा था कि तमाम देशों में आज भारत की एक ताकत बनी है, भारत को समर्थन मिला है। और दूसरी मुझे याद है जब मोदी जी ने शपथ की थी 2014 में, तो तमाम एशियाओं के, भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, तमाम, चाहे पाकिस्तान हो, तमाम के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति भवन में। जब उन्होंने शपथ ली थी बाहर विजय चौक पर बाहर पूरे ओपन वो हुआ था, उसका शपथ सेरेमनी हुई थी जी। आज भी याद है। तो तमाम एशिया के तमाम देशों पे उनको बुलाया था। उसके बावजूद कहाँ चूक हो गई हमारी जो विदेश नीति में, कहाँ चूक हो गई कि आज हमारे दूसरे तो छोड़ दो, यूरोप वगैरह दूसरी कंट्रियां तो छोड़ दो, हमारे अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, किसी भी देश की सुरक्षा या उसकी जो ताकत होती है, उसके पड़ोसी मुल्क होते हैं, उससे दोस्ताना कैसे संबंध है, अच्छे बुरे संबंध है, तो उसकी जो पड़ोसी ताकत होती है, पड़ोसी देश आज हमारे साथ नहीं है, वो सबसे हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा आज और भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अच्छा अज्ञानी जी, आपको नहीं लगता है इस देश को आज जो मीडिया चला रही है, जहां चीन के बॉर्डर पे हमारे 20-21 जवान शहीद होते हैं और जो यहाँ की गोदी मीडिया है वो बार बार यही कहती है कि ये सैनिकों का एक कर्तव्य बनता था कि उन्हें सैनिकों पे ही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि ये जो गोदी मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गोदी मीडिया मैं नहीं कह रहा सर, ये आवाम और यहाँ की जनता कह रही है कि इस समय जनता इनसे मांग रही है हिसाब कि भाई हमें बताइए हमारे सैनिक क्यों मारे गए। और मीडिया बार बार ये कह रही है, कुछ मीडिया जो चैनल है वो बार बार कह रहे हैं कि सेना की थोड़ी चूक हुई है। देखिए आपको शायद याद होगा कि जिस समय घटना हुई और 30 सैनिकों के शहीद होने की जो खबर चली, तो उसके थोड़ी देर बाद विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट आया था और उस स्टेटमेंट में विदेश मंत्रालय ने ये कहा था कि ये घटना को रोका जा सकता था, ये घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, रोका जा सकता था। इस तरह से उन्होंने कहा, तो सीधे सीधे अपने सैनिकों के ऊपर ये एक तरह की उंगली उठाना था कि इसका मतलब कि हमारे सैनिक अगर नहीं उस पर आगे बढ़ते तो शायद इसको रोका जा सकता था, ये कहना चाहता था विदेश मंत्रालय। और यही बात आज तक की जो हमारी वो बहन जी है, श्वेता सिंह जी है, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी इस बात को कहा अपने स्टेटमेंट में। थोड़ी देर बाद इनका स्टेटमेंट आया कि ये जो ड्यूटी होती है सैनिकों की होती है बॉर्डर पे, सरकार पेट्रोलिंग नहीं करती है, सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। तो जब ये चीन घुस रहा था बॉर्डर में या तो आ रहा था, इसके सब तमाम चीजें हो रही थी, तो हमारी सेना कहाँ थी। तो ये सीधे सीधे मीडिया के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी पहले शुरू में हमारे सैनिकों के ऊपर ये इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन जब जनता उठी और जनता ने जब शहीदों के हिसाब मांगा, इनसे कहा कि भाई आपने क्या किया, तब इन्होंने अपने स्टेटमेंट बदले हैं। उसके बाद ये कहने लगे कि भाई हमारे सैनिकों की जो वो है शहादत है व्यर्थ नहीं जाएगी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहानी सुनाई। और कल अजीब सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का था, कल जब सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने कहा, जबकि देश के प्रधानमंत्री और जबकि इनका विदेश मंत्रालय भी स्टेटमेंट दे चुका है कि भाई वो अंदर आए थे और उनकी एक ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था इनके सैनिकों के जो बड़े अधिकारियों के बीच में कि चीन वापस जाएगा। और ये घटना का भी बेस यही है कि कहा जा रहा है कि वो सैनिक हमारे उनसे पूछने गए थे कि आज आपको वापस लौटना था, आप भारत से वापस जाना था, आप क्यों नहीं गए। इसी बात पे घटना हुई और प्रधानमंत्री जी कल कह रहे हैं कि भाई वो चीन की सेना हमारे बॉर्डर में घुसी नहीं और वो बॉर्डर में है ही नहीं। तो इससे सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या हमारे जो उस समय जो ऑफिसर्स वहाँ एग्रीमेंट करके आए थे चाइना के
साथ बात करके अभी 4-5 दिन पहले कि बातचीत हुई थी कि भैया आप वापस जाएंगे, जो अंदर आ गए हैं हमारे 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपने वापस पीछे लौटना है। तो वो सैनिक झूठ बोल रहे हैं या हमारा विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहा है, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि अगर चाइना अगर अंदर आएगी बॉर्डर में तो हमारे सैनिक क्या जबरदस्ती गए थे उनसे मिलने चाइनीज सेना के साथ, वो जबरदस्ती लड़ाई करने गए थे अगर हमारे बॉर्डर में नहीं बैठा है वो। तो ये एक अपने आप में सरकार खुद गिरती जा रही है अपने झूठ और प्रेम में। और मीडिया इसमें बराबर की 2-3 चैनल है जो एक तो जीटीवी है, एक आज तक है और एक और वो चैनल है अजीत का। ये 3-4 चैनल है जो कि सरकार को ये डिफेंड कर रहे हैं, उनके पक्ष में ये घुमा फिरा करके बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और एक स्वतंत्र जो मीडिया का चरित्र होता है, स्वतंत्र अपने देश में जो निष्पक्ष और निर्भीक होकर के अपनी आवाज को उठाना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, जैसे आप पूछते हैं उसी तरीके से पूछना चाहिए। वो भूमिका उनकी नहीं है, तो इससे मीडिया से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ज्ञानी जी, क्या लगता है आपको जो इस समय एक जो जनता को रूल बनाना चाहिए, जो इस देश के अंदर जो राजनीति करेगा उसके एक परिवार में से एक सैनिक जरूर होगा, और जो मीडिया है, जो मीडिया के जो हाउस चल रहे हैं उनके परिवार से एक सैनिक होगा। उन्हें पता लगेगा कि जब सैनिक शहीद होता है उनके परिवार, उनकी बहन की कलाई सूनी हो जाती है और जो उनकी पत्नी है उनका सिंदूर उड़ जाता है, माँ का लाल चला जाता है, बहन का भाई चला जाता है, सब जरा से 1 मिनट आगे 2 मिनट आगे संवेदना व्यक्त कर देते हैं कि ये बहुत बड़ा दुख हुआ है, हम इनके लिए नई नई योजना लाएंगे। लेकिन आज भी सर शहीदों की बेवाएं बेबस घूम रही हैं। अरे देखिए, ये तो परंपरागत तरीके से होना चाहिए था पहले से, क्योंकि देखिए मैं पीछे देख रहा था, सुन रहा था कि जो जिस ब्रिटिश इंडिया ने हमारे ऊपर राज किया तो उनका ब्रिटिश परिवार जो है उसका जो युवराज होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको भी 2 साल अपनी सेना में जाकर के अपनी सेवाएं देनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है, काम करना होता है। अमेरिका में भी चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी हो, जितना बड़ा नेता हो, उसके बच्चों को सेना में रहना होता है। और चाइना में तो हर बच्चे को स्कूल से फौजी ट्रेनिंग हर नागरिक को दी जाती है। हर नागरिक उनका, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, हर आदमी सैनिक है। तो इसी तरह भारत में सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर सिलेक्टेड लोग हो या गरीब के बच्चे वहाँ पर जाएं उसमें, या किसानों के जाएं, अनुसूचित जातियों के जाएं, तो उसमें इन तमाम ऐसा होना चाहिए हर परिवार से एक आदमी नहीं, तमाम लोगों को स्कूल और कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से उनको आर्मी की और उनकी फौज की उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाए। और सबको ये कंपलसरी होगी 2 साल 3 साल अपनी सेना में सबको जाकर के अपना वहां पर सेवा करनी होगी, उनको वहां पर नियम बनाया जाए। हर देशवासी को, एक नागरिक को सेना में जाना पड़ेगा, 2 से 3 साल उसको अपनी नियमित सेवा देनी होगी, तब जाकर के यहाँ पर जो भेदभाव है, क्योंकि शहीद तो गरीब का ही आदमी हो रहा है, मिडिल क्लास हो रहा है। और ये नेता ये तो भेजते नहीं है, ये तो बिजनेस कराते हैं, क्योंकि नेता इनके पास है, बड़ी बड़ी कंपनियों से सेटिंग करा के उनमें घुसा देते हैं, विदेश भेजते हैं अपने बच्चों को, वो दूसरे प्रोफेशन में डालते हैं, तो भेजते नहीं है, तो इनको तकलीफ पता नहीं होगी। अभी प्रवासी मजदूर जो धक्के खा रहे थे, मर रहे थे बेचारे दुनिया भर के, इनको तकलीफ नहीं थी, मीडिया में बैठ करके बातें बना रहे थे, क्योंकि इनको तो उनके साथ तो कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ ये टीवी में बैठ करके अपनी संवेदना दिखा देते हैं। चाहे सिपाही मरे, चाहे मजदूर मरे, चाहे वो दलित मरे, इनको तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका तो नहीं मर रहा है, ये मारने वालों में से है। तो जब इनके मरेंगे तब इनको तकलीफ होगी, और तब जाकर के एक सीरियस नीतियां बनाएंगे और सोचेंगे कि भाई कम से कम शहीद हो लोग, कम से कम लोग मरे, और किसी परिवारों से उनके बच्चे, पत्नी से उनका पति, बाप से उनका बेटा और बच्चों से उनका बाप ना चले। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनको सेना में भर्ती होना चाहिए सबको। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सैनिक 0 टेम्परेचर पे सर्द हवाओं के अंदर हमारी जान मान की रक्षा करते हैं, और वो रात के 2 बजे और 4 बजे वो एक सर्द हवा के अंदर ड्यूटी कर रहे होते हैं, और हम चद्दर तान कर घर में सो रहे होते हैं जब रो रहा होता है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि आज के समय में जो उनकी बेवा है, जब उनके पिताजी हैं, उनकी माँ है या उनकी जो बहनें हैं,
आज अपने भाई को खोती हैं, अपने पति को खोती हैं, अपने बेटों को खोती हैं, लेकिन आज की वर्तमान जो स्थिति है, जो वर्तमान सरकार है, कुछ मिनट के लिए संवेदना व्यक्त करती हैं, फिर उसके बाद में उनका ध्यान भूल जाती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट